एक इन्फॉर्मेशन है, लाइट बीच में कट गई थी तो डिस्टर्ब हो गया था। अब ये जो पार्ट आएगा ना आपके आगे वाला, 2 साइंटिस्ट का हो गया है। जो अगले साइंटिस्ट है हमारे पंचानन माहेश्वरी, ये आपको सेकंड वीडियो मिलेगा, तो मैं उस पर डाल दूंगा आपके यूट्यूब के ऊपर। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट 2 साइंटिस्ट का मिलेगा, लाइट बीच में कट गई थी इसलिए वापस दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब जो उससे नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो आपको उससे आगे वाले वीडियो में ये मिलेगा। तो हम अब हमारे तीसरे साइंटिस्ट आते हैं पंचानन माहेश्वरी जी। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान ये रखना है कि इनका संबंध हमारे राजस्थान के जयपुर जिले से है। कहाँ से है? जयपुर जिले से। अभी हम जितने भी साइंटिस्ट पढ़ रहे थे उनका संबंध इंडिया में, हमारे राजस्थान से नहीं थे, लेकिन इनका संबंध जो है वो आपके कहाँ से, जयपुर से है। अब जब इनका संबंध जयपुर से है तो थोड़ा इसको इनके बारे में ध्यान ही रखना, इनका संबंध है जयपुर से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था, इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर इनका काम था, और मॉर्फोलॉजी के ऊपर काम था इनका, एनाटॉमी के ऊपर काम था। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ये जयपुर से संबंधित है पंचानन माहेश्वरी। इंपॉर्टेंट क्या ये है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था, जैसे आपने वुमन के अंदर देखा होगा, एनिमल में देखा होगा, एक आता अपन पढ़ते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन जाइगोट का निर्माण करना, उसी मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का आपस में फ्यूजन करा के, जिस प्रकार से हम एनिमल्स के अंदर आईवीएफ करते हैं, उसी प्रकार से अगर प्लांट के अंदर किसी भाई ने अगर काम किया आईवीएफ टेक्निक के ऊपर, तो ये एकमात्र साइंटिस्ट है पंचानन माहेश्वरी जी। इन्होंने इसके ऊपर काम किया था आईवीएफ के अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे काम करने वाले साइंटिस्ट कौन थे आपके? पंचानन माहेश्वरी। सर इससे क्या फायदा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या फायदा होगा? देखो फायदा ये होगा कि जो सीड के अंदर जो डोरमेंसी टाइम होता है उसको अपन कम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, पंचानन माहेश्वरी ने आईएफ टेक्निक के ऊपर काम किया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका फायदा क्या था? फायदा ये था कि सीड के अंदर जो डोरमेंसी पीरियड होता है, सीड में जो डोरमेंसी पीरियड होता है उसको आप कम कर सकते हो। तो इन्होंने आईएफ के ऊपर काम किया था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना कि ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के ऊपर, भारत के अंदर आईवीएफ टेक्निक के ऊपर काम करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? मेल थे या फीमेल थे? जो भी हो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालना है कि एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर आईवीएफ टेक्निक के ऊपर काम इंडिया के अंदर किसने किया था। अब देखो अगला है टाइटल इसका, मतलब इनको हम क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद आगे आता है इनकी बुक का नाम। आप सभी ने पढ़ा होगा, जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पे आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इनकी बुक का नाम क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आईवीएफ के ऊपर काम किया था प्लांट के अंदर। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हम फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास, तीसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, इनकी बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इनकी बुक पब्लिश किसके अंदर हुई थी, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। एमसी ग्रो करके एक हिल बुक कंपनी है, उसके, ये न्यूयॉर्क के अंदर है, वहां पर इस इनकी बुक का पब्लिकेशन हुआ था। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि पब्लिकेशन कहाँ पे हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, और इनकी बुक जो थी उसका नाम था आपके इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये चीजें ध्यान रखना। अब उसके बाद ये आता है, देखो ये इतना याद नहीं करना, एक बार देख लेना कि क्या क्या इन्हें फेलो ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस का, मतलब इन्हें उसका मेंबर बनाया गया था, इन्हें उनका ऑनर्स दिया गया था। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, बीरबल साहनी मेडल पुरस्कार इनको दिया गया था। इंपॉर्टेंट इनका कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें ये, इनकी बुक का नाम क्या है, राजस्थान के किस जिले के रहने वाले थे, और इनको किन का फादर कहा जाता है, और ये थोड़े वो तो देख लेना एक बार। इलेक्टेड फेलो ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, इनका उसमें चयन हुआ था। और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के अंदर भी ये मेंबर बने थे। और बीरबल साहनी मेडल पुरस्कार उनको मिला था 1958 के अंदर। किस संस्थान के द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखना, इंडियन बोटेनिकल सोसाइटी के द्वारा इनको बीरबल साहनी मेडल पुरस्कार दिया गया था। अगले साइड, हाँ अब देखो ये और इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ये चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब आरबीएससी की बुक का मैटर है, उसके अंदर दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, उस सोसाइटी का नाम था प्लांट मॉर्फोलॉजी सोसाइटी। क्या नाम है? प्लांट मॉर्फोलॉजी सोसाइटी। इसके अंदर इन्होंने
कब बनाई थी? 1951 में बनाई। ये चीज भाई ध्यान रखना, आरबीएसई बुक में सीधा दे रखा है। इन्होंने प्लांट मॉर्फोलॉजी सोसाइटी बनाई थी। कब बनाई थी? 1951 के अंदर बनाई थी। इस सोसाइटी के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे। क्या हुए थे? रिसर्च पेपर। उनका नाम था फाइटोमॉर्फोलॉजी। कहां से पब्लिश हुआ था? दिल्ली से हुआ था। दूसरा इनका था, उसका नाम था बोटेनिका। कहां से हुआ था? ड्यू यूनिवर्सिटी के अंदर जो बोटेनिकल सोसाइटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां से। ये तो आपकी दिल्ली से हुआ है, और ये दिल्ली के अंदर जो ड्यू कॉलेज है वहां से हुआ है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी सोसाइटी स्थापना 1951 के अंदर। दो रिसर्च पेपर का इन्होंने पब्लिश किया था। एक का नाम था आपके फाइटोमॉर्फोलॉजी, ये भी दिल्ली से हुआ, और बोटेनिका ये भी ड्यू कॉलेज दिल्ली से हुआ है। तो प्लांट फाइटोमॉर्फोजेनेसिस फाइटोमॉर्फोलॉजी सोसाइटी 1951, दो रिसर्च पेपर पब्लिश किए इन्होंने। और फिर इन्होंने, और इनके जो गाइड थे, मतलब इनके जो मेंटर थे, इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था आपके वैनफील्ड स्कॉट डोडेज। आपको कोई याद नहीं रखना है इनके गुरु का नाम, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इस सोसाइटी को याद रखना, ये वाला। उसके बाद में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसको लगा देना वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा सको इंपॉर्टेंट कर देना। जब इनकी डेथ हुई थी पंचानन माहेश्वरी की, पंचानन माहेश्वरी की डेथ होने के बाद में इनके जो मतलब इनके जो स्कॉलर थे या इनके जो शिष्य थे, उन्होंने दो नई स्पीशीज की उन्होंने दो नई स्पीशीज की खोज की थी। और उन स्पीशीज का खोज उन्होंने अपना नाम नहीं देके अपने गुरु का नाम दे दिया। तो देखो, एक अपने गुरु के प्रति डेडिकेशन। उस स्पीशीज का नाम था पंचानिया जयपुरेंसिस। क्या नाम है? पंचानियन जयपुरेंसिस। कहां से पाई गई है? ये मतलब पंचानन के नाम से ये उनको डेडिकेट की गई है। जीनस का नाम पंचानन माहेश्वरी के नाम से दिया है। खोज किसने की है? उनके शिष्य ने की है। और ये जयपुर के अंदर इसकी खोज की गई है, इसलिए इसको बोला। स्पीसीज का नाम पड़ा जेपुरेंसिस। ये एक फंगी की स्पीसीज है। क्या है? ये एक फंगी की स्पीसीज है। तो ध्यान रखना, पंचानिया जयपुरेंसिस जयपुर में डिस्कवर की गई। ये एक कोई फंगस था। अब आपने देखा होगा टेरिडोफाइटा के अंदर आइसोइटिस पंचानियाना, ये भी राजस्थान में इसकी डिस्कवरी हुई है। और ये भी आपके क्या एक टेरिडोफाइटा है। आपने पढ़ा होगा आइसोइटिस जो है ये एक एक्वाटिक टेरिडोफाइट है। कैसा है? एक्वाटिक टेरिडोफाइट है। पढ़ा होगा आपने। आइसोइटिस एक हेट्रोस्पोर है। कैसा है? हेट्रोस्पोर ही होता है इसके अंदर। आप पढ़ा होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर, उसमें से एक आइसोइटिस आता है। एक्वाटिक टेरिडोफाइट है। डिस्कवरी किसने की है? पंचानन माहेश्वरी के शिष्य ने की है। पंचानन की डेथ के बाद में की है। पंचानन के नाम से इस स्पीशीज का नाम दे दिया। आया समझ में? तो एक तो फंगी की डिस्कवरी की, एक टेरिडोफाइटा की। ये चीजें आप ध्यान रखना इस पंचानन भाई साहब के अंदर, क्योंकि जयपुर के रहने वाले थे। अगले साइंटिस्ट आते हैं हमारे प्रोफेसर करमचंद मेहता। क्या नाम है? प्रोफेसर करमचंद मेहता। प्रोफेसर करमचंद मेहता। अब देखो, प्रोफेसर करमचंद मेहता इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका बॉर्न कब हुआ था? ध्यान रखना, ये पंजाब के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर, पंजाब के अंदर रहने वाले थे। इसका मतलब पंजाब में गेहूं ज्यादा होता है, इसका मतलब गेहूं के अंदर रस्ट डिजीज होती है। इसका मतलब रस्ट डिजीज की खोज किसने की थी? प्रोफेसर करमचंद मेहता ने। ये देखो सीधा लिखा हुआ। ये हम इनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये फेमस इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट है। क्या है? प्लांट पैथोलॉजी के अंदर इंडिया में अगर किसी साइंटिस्ट ने काम किया तो वो आपके कौन थे? प्रोफेसर करमचंद मेहता। हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, हमेशा आप लोग पढ़ते हो केसी मेहता। आपने ये कई बार पढ़ा होगा, केसी मेहता। फिर इन्होंने क्या डिस्कवरी की, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रस्ट साइकिल ऑफ सीरियल, यानी वीट और बार्ली या जो भी ये आपके जो सीरियल होते हैं पोएसी फैमिली के अंदर, तो इन्होंने इतना ध्यान रखना, इन्होंने रस्ट साइकिल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इंडिया के अंदर रस्ट साइकिल की डिस्कवरी की थी। अब कोई आए कि रस्ट साइकिल के लिए किस फंगी के द्वारा, किस कवक के द्वारा रस्ट डिजीज होता है गेहूं के अंदर, तो ध्यान रखना एक फंगी है जिसका नाम ध्यान रखना पक्सेनिया ग्रेमिनिस टीटी की नाम की फंगी है। इस फंगी के द्वारा वीट के अंदर रस्ट रोग होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? केसी मेहता सर ने बताया था। और और इसका जो स्पोर होता है यूरिडो स्पोर, ये इसके अंदर डिजीज कॉज करता है। अब देखो, जब आप पैथोलॉजी पढ़ते हो ये सब आप वहां पढ़ोगे, इसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी होस्ट जो होता है वो वीट होता है, सेकेंडरी होस्ट बार्ली होता है। तो इस प्रकार से पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटी की ये गेहूं के अंदर रस्ट रोग को उत्पन्न करता है। और इसका एक स्पोर होता है यूरिडो स्पोर के द्वारा ये रोग करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने जो एमएससी की थी वो
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की थी, और जब इनकी एमएससी के लिए इनको आर्नोल्ड मेडल पुरस्कार दिया गया, हमें याद नहीं करना है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने पीएचडी 1920-22 के अंदर की। अब आपने एक चीज नोट की होगी, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1892 के, सॉरी, इनकी जो एमएससी हुई है वो हुई है 1914 के अंदर। कब हुई है? 1914 के अंदर। इसके 6 साल बाद ये पीएचडी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1920-22 के अंदर। तो इसका मतलब मन पड़े तब पीएचडी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एमएससी के बाद ही फिर हमारी एज ज्यादा होगी। तो देखो, प्रोफेसर करमचंद मेहता 6 साल बाद पीएचडी की इन्होंने। तो इनके जो गाइड का नाम था प्रोफेसर FT ब्रूस। ये शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनकी जो पीएचडी है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से की हुई इनकी पीएचडी। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें और आ गई इसके अंदर। कोलेटरल होस्ट, मतलब क्या पता पूछ ले कि पक्सिनिया के अंदर कोलेटरल होस्ट के रूप में कौन सा प्लांट काम करता है। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये जो रस्ट डिजीज होता है ना, ये जो रस्ट डिजीज होती है, ये आपकी मैक्सिमम होती है सर्दियों के अंदर। कब होती है? विंटर के अंदर होती है। इस चीज को ध्यान रखना। आया समझ में? रस्ट डिजीज मैक्सिमम कब होती है? विंटर में होती है। एक चीज ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी यहाँ आएगी। अब देखो, पक्सिनिया के अंदर जो प्राइमरी होस्ट होता है, वो आपके होता है वीट होता है। क्या होता है? वीट होता है। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है पक्सिनिया रस्ट साइकिल में, वो होती है बार्ली होती है। क्या होती है? बार्ली होती है। एक होता है वीट, एक होती है बार्ली। ठीक है। अब यहां पॉइंट दे रखा कोलेटरल होस्ट, मतलब इसके अलावा भी कोई होस्ट होता है। ये तो प्राइमरी होस्ट, ये सेकेंडरी होस्ट गेहूं और जौ। लेकिन इसके अलावा एक कोलेटरल यानी एक और भी कोई होस्ट होते हैं जो उसके विकल्प के रूप में होते हैं। तो वो होती है घास होती है। क्या होती है? ग्रासेज होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये 1450 मीटर ऊपर पाई जाती है। यहाँ लिखा हुआ है 1450 मीटर ये ऊपर पाई जाती है, पहाड़ों के ऊपर, मतलब हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती है ग्रासेज। उन दो ग्रासों के नाम ध्यान रखना, आरबीसी बुक में दे रखा सीधा का सीधा। इस ग्रास का नाम है ब्रेकीपोडियम सेल्वेटिकम, दूसरी का नाम है ब्रोमस पेटूटस। होता क्या? देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो रस्ट डिजीज होती है वो मैक्सिमम गेहूं के अंदर सर्दियों के दिनों में होती है। इसका मतलब स्पोर यहाँ आएगा, सर्दियों में इसको रोक करेगा। लेकिन गर्मियों में ये स्पोर जो होता है जून जुलाई के अंदर, वो इन ग्रासेज के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इन ग्रासेज के ऊपर पाया जाता है। इसलिए इनको बोलते हैं कोलेटरल होस्ट। अब जैसे ही सर्दियां आती है तो यहां से ये स्पोर उड़ के वापिस गेहूं पे आ जाता है सर्दियों के अंदर। इसलिए इनको क्या बोला? कोलेटरल होस्ट। ये इसके प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट होता है वीट, सेकेंडरी होता है बार्ली। पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटी के लिए। और तो कोलेटरल होस्ट क्या होती है? ग्रासेज होती है, मतलब पोएसी फैमिली की। कहाँ पाई जाती है? जो पर्वत होते हैं बड़े बड़े, उसमें 1450 मीटर ऊपर दो ग्रासेज पाई जाती है। इन ग्रासेज का नाम क्या है? तो इन ग्रासेज का नाम आपके हो जाएगा ब्रेकीपोडियम सिल्वेटिकम। दूसरी ग्रास का नाम है ब्रोमस पेटूटस। क्या नाम है? ब्रोमस पेटूटस। ब्रोमस पेटूटस। फिर आगे दिया हुआ ये मेंबर किस किस के थे, बार अपन ये भी देख लेते किस किस के मेंबर रहे हैं। तो देखो, ये मेंबर आपके रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगले साइंटिस्ट हमारे लिए आते हैं मौन कोम्बू संभाविस्थान स्वामीनाथन। आपने नाम सुना होगा इनका, MS स्वामीनाथन, जिसकी हम शॉर्टकट आप पढ़ते होंगे MS स्वामीनाथन। इनकी फुल फॉर्म ये है मौन काम्बू, ये ध्यान रखना, MS स्वामीनाथन की फुल फॉर्म मौन काम्बू संभाषित मौन काम्बू संभासी वन स्वामीनाथन। इनकी ये फुल फॉर्म है। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्या पता दे दे MS स्वामीनाथन की फुल फॉर्म, तो ध्यान रखना इनका नाम पूरा। ये आपके तमिलनाडु के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था ये चीज ध्यान रखना। इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। उसके बाद अगला पॉइंट इनके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, आरबीसी बुक में दे रखा है। अब देखो, इसके अंदर अगला पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? आपको पता है कि इन्होंने गेहूं के ऊपर काम किया है। इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी जो है HYP हाई यील्डिंग वेराइटी, ऐसी किस्में जिसका उत्पादन ज्यादा हो,
मतलब वीट की एंड राइस की इंट्रोड्यूस की थी भारत के अंदर। ये मैक्सिकन गए थे, वहां के एक साइंटिस्ट है नॉर्मन बारलोग, जिनको विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नॉर्मन बारलोग से इन्होंने हेल्प लेके वहां से वो गेहूं की वेराइटी लेके आए, जो ड्वार्फ वेराइटी, मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, तब हम उसको बोलते हैं ड्वार्फ वेराइटी, मैक्सिकन ड्वार्फ वेराइटी, क्योंकि वो मैक्सिका से लेके आए थे। किसके सहयोग से लेके आए थे? नॉर्मन बारलोग के सहयोग से ये वेराइटी वो लेके आए थे। तो मैक्सिका से वो इंडिया के अंदर आए थे, सॉरी ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, गेहूं के ऊपर काम किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर। मैक्सिका का एक साइंटिस्ट था नॉर्मन बारलोग, उसकी हेल्प से वहां से गेहूं की ड्वार्फ वैरायटी लेके आए। 1960 से 1970 के बीच उन्होंने भारत के अंदर उसको बोया, ताकि भारत की जो गेहूं की भारत में कमी थी उस कमी को दूर किया उन्होंने। ध्यान क्या रखोगे? ध्यान ये रखोगे मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी। मैक्सिकन एक देश का नाम है, वहां की ड्वार्फ वैरायटी, इसलिए इसको बोला मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी। अब पूछेगा वैरायटी कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, एक का नाम है सोनेरा 64, एक का नाम है लेरमा रोजा 64। तो सोनेरा 64 और लेरमा रोजा 64 दोनों वैरायटी कहाँ की है? मैक्सिका की है। अब एक वैरायटी और लेके आए, वो कहां से लाए? जापान से लेके आए। क्या नाम है? नोरी 10, नोरी 10 करके जापान से लेके आए, वो वैरायटी है। ये इनकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ये चीजें भाई ध्यान रखना, सोनेरा 64 और लेरमा रोजा 64 मैक्सिका देश की है, और जो नोरिन है ये आपके जापान की है। अब ये चीजें और इंपॉर्टेंट, एम एस स्वामीनाथन के अंदर, एम एस स्वामीनाथन ने कौन कौन सी वेराइटी का डेवलप किया था, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एम एस स्वामीनाथन, एक तो जो मैंने अभी आपको बताया ना, सोनेरा 64, लेरमा रोजा 64, नोरिन 10, ये तो वो बाहर विदेशों से लेके आए थे भारत के अंदर, लेकिन इन भाई साहब खुद ने कौन कौन सी वैरायटी बनाई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले आती है सरबत्ती सोनेरा। क्या नाम है? सरबत्ती सोनेरा। ये एक म्यूटेशन वेराइटी है। इसका मतलब क्या है? दूसरी वेराइटी थी, उसके जीन में, उसके डीएनए में म्यूटेशन करके इस वेराइटी का निर्माण किया। सरबत्ती सोनेरा गेहूं की वेराइटी है। फिर है सोनालिका, गेहूं की वैरायटी है। कल्याण सोना गेहूं की वैरायटी है। लेकिन फिर आया है लिंसिन, यानी इसको हिंदी में बोलते अलसी। क्या बोलते हैं? अलसी। इन्होंने एक वैरायटी बनाई अलसी की, उस वैरायटी का नाम है अरुणा। तो अरुणा गेहूं की वैरायटी नहीं है, अलसी की वैरायटी है। एक आती है डोगली। क्या नाम है? डोगली। किसकी वैरायटी है? जवार की है, सोरगम बोलते हैं जवार को। और एक आती है सुजाता। ये सुजाता किसकी है? कॉटन की, यानी कपास की वैरायटी है। तो हमें क्या सीखना है कि गेहूं के अलावा इन्होंने गेहूं के अलावा इन्होंने अलसी की भी बनाई है, जवार की भी बनाई है, और इन्होंने कपास की बनाई है। तो ध्यान रखना, सरबत्ती सोनेरा, सोनालिका, कल्याण सोना, अरुणा, डोगली और सुजाता, ये सब चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब लो ये भाई साहब के अवार्ड, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो ध्यान रखना, इनको पद्म श्री भी मिला है, और पद्म ये रेमन मैग्सेस अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। ये चीज ध्यान रखना। एक इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू किसी एग्जाम का है, ये पूछा हुआ है फर्स्ट वुड फूड प्राइज अवार्ड किसको दिया गया? तो ध्यान रखना, पहला प्रथम प्रथम वर्ल्ड का फूड प्राइज अवार्ड दिया गया था एम एस स्वामीनाथन को 1987 के अंदर। और ये पद्म, इनको देखो तीनों ही पद्म मिल चुके, पद्म श्री मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और पद्म भूषण भी मिल चुका है। और इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ था, किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। कब? पोस्टेज स्टैम्प इन हिज ऑनर बाय इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखना, ये सब कौन कौन सी वेरायटी लेके आए थे और कौन कौन से उनको पुरस्कार मिल रखे हैं। तो पुरस्कार सब मिल रखे, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, रेमन मैग्सेस अवार्ड। और वर्ल्ड फूड प्राइज कब मिला? ये ध्यान रखना, 1987 के अंदर। और एक बार क्वेश्चन ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ कि हरित क्रांति भारत में कब हुई थी? तो 1960 से 1970 के बीच में, उन 10 सालों के अंदर किसने की थी, कौन सी वेरायटी लेके आए थे, किसके सहयोग से लाए थे, ये चीजें ध्यान रखना। अब अगले साइंटिस्ट आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में आते हैं। ये भी आपकी आरबीसी बुक के अंदर रखा है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। तो इसके अंदर आप क्या ध्यान रखोगे? ये भाई साहब, अब देखो एक मजे वाली बात, ये आपके बांग्लादेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वर्तमान का बांग्लादेश। उसका एक जिला है बिरकमपुर। अब जिला है या गांव, मेरे साहब डिस्ट्रिक्ट है
बिरकमपुर के अंदर बांग्लादेश के ये रहने वाले थे, लेकिन भारत के अंदर हम इनको भारत की प्लांट फिजियोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाई साहब वहां से आगे कलकत्ता में आके इन्होंने पढ़ना शुरू किया फिजिक्स सबसे पहले। फिजिक्स के बाद ये आए हमारी बायोलॉजी के अंदर। तो इनकी डेथ कब हुई, वो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हैप्पी बर्थडे कब है, वो आपको याद नहीं रखना है। याद क्या रखोगे, याद ये रखना है कि इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन प्लांट, जेसी बोस, आचार्य जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। अब देखो ये कोई जाने इनकी एजुकेशन कहाँ हुई है, तो इनकी एजुकेशन आपके कलकत्ता के अंदर हुई है, एक कॉलेज है सेंट जेवियर के अंदर। इन्होंने अपनी एमएससी कहाँ से की है, तो इन्होंने कैम्ब्रिज लंदन जाके एक पढ़ के आए हैं। फिर आता है इनको अवार्ड कौन सा मिला है, तो इनको अवार्ड मिला फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए ये चीजें, इंपॉर्टेंट इतना ही है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। अब इनका काम किस पे बेस है, तो फिजिक्स और बायोलॉजी। ध्यान रखना जेसी बोस हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के लिए, लेकिन सबसे पहले इनका इंटरेस्ट था वो फिजिक्स के अंदर था, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज को भाई याद करना। जेसी बोस का बायोलॉजी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखो। पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। इन भाई साहब को पहले मजा आता था फिजिक्स पढ़ने में। ये भाई साहब क्या, इन्होंने देखा कि जैसे ही विद्युत तरंगे आती है, जैसे ही किसी धातु के अंदर करंट आता है तो उसमें इलेक्ट्रोड का प्रवाह होता है। तब उन्होंने सोचा कि अगर क्या यही प्रवाह अगर मैं किसी सेल को मैं करंट देता हूँ, प्लांट सेल को या प्लांट सेल को, तो क्या उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। उनकी यही जो उनकी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था, उन्होंने वो प्लांट के ऊपर अप्लाई किया। तो इनका जो सबसे पहले जो इनका वर्क था वो आपको था बायोफिजिक्स फील्ड। बायो यानी बायोलॉजी, फिजिक्स यानी फिजिक्स, दोनों को साथ में मिला के देखो कैसे मिलाया। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन प्लांट, इन्होंने प्लांट सेल को इलेक्ट्रिक करंट दिया। इन्होंने देखा कि प्लांट सेल को करंट देने से प्लांट सेल में क्या चेंज आता है। फिर उन्होंने इसके एग्जाम्पल बताए कि माइमोसा पुडिका, क्या नाम है, माइमोसा पुडिका, आप सभी पढ़ते हो। इसके अंदर सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट पाया जाता है। आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी गतियां, लेकिन इंग्लिश का सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। टच मी नॉट टच एंड डाई, आपको पता है कि माइमोसा पुडिका जो प्लांट होता है उसकी लीफ को अगर आप टच करोगे तो उसकी लीफ नीचे की ओर मुड़ जाती है, या इसलिए इसका नाम है। वो प्लांट कह रहा है टच मी नॉट, मुझे टच मत करो, मुझे जैसे ही आप टच करोगे तो मेरी लीफ के अंदर कंपन होगा। जैसे ही मेरी लीफ में कंपन होगा, वो कंपन लीफ से स्टेम में जाएगा, स्टेम के बाद वो उस प्लांट में जितनी भी लीफ है उस लीफ के अंदर वो वितरित हो जाएगा। जैसे ये कोई स्टेम है, ये इसके ऊपर लीफ है इसकी, ये इसकी लीफ है, ये इसकी लीफ है। अब ये माइमोसा पुडिका का प्लांट है, आप में से कोई आया उसने ऐसे टच कर लिया इस लीफ के ऊपर। जैसे ही आपने इसकी लीफ में टच किया, इस लीफ की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसके अंदर चेंज होगा, कम कंपन होगा उसके इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जाके यहाँ से जो स्टिमुलेशन पैदा होगा वो स्टेम में जाएगा, फिर स्टेम से ये सभी लीफ के अंदर चला जाएगा। तो ये लीफ अपने आप में नीचे की ओर मुरझा जाएगी। इसलिए ये प्लांट कह रहा है टच मी नॉट, मुझे टच मत करो। ये प्लांट कह रहा है मुझे टच करोगे तो मैं मर जाऊंगा, टच एंड डाई, टच करोगे तो मैं मर जाऊंगा। आया समझ में माइमोसा पुडिका के बारे में? ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट किसमें पाया जाता है, तो माइमोसा पुडिका में। या टच मी नॉट के नाम से कौन सा प्लांट जाना जाता है, तो माइमोसा पुडिका। अगला प्लांट इसमें आता है डेस्मोडियम गाइरेंस। क्या नाम है? डेस्मोडियम गाइरेंस। इसको हम बोलते हैं इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, डांसिंग प्लांट। डांसिंग प्लांट इसलिए बोलते हैं, इसको भी आप टच करोगे तब इसकी पत्तियां ऐसे जैसे डांस करती है वैसे आपको दिखाई देगी, इसलिए बोलते हैं डांसिंग प्लांट। एक बोलते हैं सेमाफोर प्लांट। तो ध्यान रखना बायोफिजिक्स में माइमोसा पुडिका और डेस्मोडियम ये इनके काम है। अब इनके दो तीन काम और है भाई, देखो अगला इनका काम आता है, इन्होंने एक उपकरण बनाया था। क्या बनाया था? उपकरण बनाया था। उस उपकरण का नाम था क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम था? क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, बिल्कुल धीमे धीमे होती है। आप उसको बाहर से देख के से बता नहीं सकते कि प्लांट की ग्रोथ ये कितनी ग्रोथ हुई है। तो उन्होंने कहा कि प्लांट के अंदर स्लो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को देखने के लिए कोई उपकरण होना चाहिए। तो उस उपकरण का नाम दिया उन्होंने क्रेस्कोग्राफ उपकरण। क्या नाम दिया इन्होंने? क्रेस्कोग्राफ, इसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ उपकरण की सहायता से इन्होंने क्या मेजर किया, देखो लिखा हुआ मेजर स्लो ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर जो धीमी ग्रोथ होती है उसको मेजर करने के लिए क्रेस्कोग्राफ उपकरण काम में आता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब
अगला उन्होंने काम किया क्रोनोबायोलॉजी के ऊपर। किसके ऊपर काम किया? क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी सर क्या है? तो कुछ नहीं है, इसने लिखा है द स्टडी ऑफ द इफेक्ट टाइम ऑन प्लांट ग्रोथ एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या कह रहा है कि टाइम के साथ में प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे होती है, उसका हम जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्रोनोबायोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई 30 नवंबर 1917 को की गई। 30 नवंबर 1917। सर इंपॉर्टेंट क्या है? माइमोसा पुडिका वाला वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये एग्जाम में PYQ पूछा हुआ है कि क्रेस्कोग्राफ उपकरण प्लांट की स्लो रेट को मापने के लिए किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था? जेसी बोस के द्वारा बनाया गया था। भाई साहब पहले फिजिक्स पढ़ा करते थे, उन्होंने फिर फिजिक्स के नॉलेज को बायोलॉजी में लगाना, प्लांट के ऊपर लगाना शुरू किया। अब हमारे आते हैं अगले साइंटिस्ट जिनका नाम है बीरबल साहनी। आप सभी ने पढ़ लगा इनके बारे में। क्या नाम है? बीरबल साहनी। इनका नाम है बीरबल साहनी। पता है इनको पेलियो बॉटनिस्ट या फॉसिल स्टडी इन्होंने की थी, इनको पेलियो बॉटनी कहते हैं। पेलियो बॉटनी किसको बोलते हैं? जो जीवाश्म का अध्ययन करती है, जो फॉसिल का अध्ययन करती है उसको बोलते हैं पेलियो बॉटनी। अब अगर वो फॉसिल बॉटनी के है, पेड़ पौधों के, तो बोलेंगे पेलियो बॉटनी। अगर वो फॉसिल एनिमल के तो बोलेंगे पेलियो जूलॉजी। इनका जन्म कब हुआ? ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है भेरा गांव वर्तमान, वहां जन्म हुआ। इनकी डेथ हुई थी लखनऊ के अंदर। इनकी डेथ कहां हुई थी? लखनऊ के अंदर। अब इनका जो टाइटल है ये ध्यान रखना, इनका टाइटल क्या है। अब देखो इनका जो टाइटल है वो टाइटल है फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। क्या टाइटल है? फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी के नाम से इनको जाना जाता है। PYQ है, एग्जाम में पूछ रखा है कई बार। अब इनके मेंटर कौन थे, इनके गुरु कौन थे, गाइड कौन थे? तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप। याद आया? शिवराम कश्यप कौन है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक। तो देखो बीरबल साहनी पेलियो बॉटनी के हैं, इनके जो गुरु थे उनका नाम है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। और शिवराम कश्यप कौन है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। आया समझ में? और इन्होंने जो PhD इनके गाइन थे, ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसर्च पेपर, इसको छोड़ो आगे बढ़ो। हाँ ये चीजें, इन्होंने जो PhD की थी वो इनके जो गाइड थे वो थे प्रोफेसर के गोनाल। और जो अभी ऊपर अपने देखा प्रोफेसर शिवराम कश्यप, वो इनके गुरु थे। लेकिन PhD के अंदर इनके जो गुरु, इनके जो गाइड थे उनका नाम था प्रोफेसर के गोनाल। क्या नाम था? प्रोफेसर। याद नहीं करना है ये आपको, कौन PhD है कहाँ से, कुछ याद नहीं, मैं से बता रहा हूँ। फिर इनका फर्स्ट रिसर्च पेपर जो था वो इनका पब्लिश हुआ था न्यू पैथोलॉजी के अंदर। और जो सेकंड रिसर्च पेपर था इन्होंने उसके अंदर एक फर्न आता है टेरिडोफाइटा, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोलेप्सिस वोल्यूबिलस, इसके बारे में सेकंड रिसर्च पेपर इन्होंने बताया था। अब ये ध्यान रखना, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना कब हुई है? 10 सितंबर 1946 लखनऊ के अंदर। क्वेश्चन पूछ रखा है PYQ के रूप में कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। लखनऊ कहाँ? यूपी के अंदर। यूपी कहाँ? भारत के अंदर। कब हुई स्थापना? 10 सितंबर 1946। अभी एक ऐसा इंस्टीट्यूट ऊपर और आया था हमारे यहाँ, हमने पढ़ा था ये जेसी बोस इंस्टीट्यूट, ये भी कलकत्ता के अंदर है। बीरबल साहनी वाला लखनऊ के अंदर है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 1917 को हुई। इन दोनों की डेट और स्थान याद रखना। अब उसके बाद अगला साइंटिस्ट हमारे आता है, सॉरी अभी इसको करना है। ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। 10 सितंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई। अब देखो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है यहां से, इसको अच्छे से समझना। एक प्लांट का नाम दे रखा है विलियमसोनिया सेवार्डियना। बता देता हूं ये प्लांट वर्तमान में लिविंग नहीं, ये क्या है? फॉसिल है। ये प्लांट अब फॉसिल हो रखा है, ये अभी जिंदा नहीं है। विलियमसोनिया सेवार्डियना, प्लांट का नाम क्या? वापस बोलो, विलियमसोनिया सेवार्डियना। विलियमसोनिया सेवार्डियना। खोज किसने की थी इस प्लांट की? इंपॉर्टेंट, ये इस प्लांट की डिस्कवरी की थी बीरबल साहनी ने। किसने की थी? बीरबल साहनी ने इस प्लांट की डिस्कवरी की थी हमारे लिए। अब देखो यहां मैंने लिखा ये स्टेम फॉसिल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पुराने टाइम में जैसे ये कोई प्लांट है, ये इसकी लीफ है, इसके ऊपर ये इसकी रूट है, ये इसके ऊपर फ्रूट लगे हुए हैं, अब और ये इसका स्टेम है। अब इस प्लांट की डेथ हुई पुराने टाइम के अंदर, ये अब पानी बरसात रेत में जाके दब गया।
भाई साहब उधर से आ रहे थे ये बीरबल साहनी, इनको इस पूरे प्लांट का एक स्टेम मिला, ना इनको रूट मिली, ना इनको लीफ मिली, ना इनको फ्रूट मिला, केवल स्टेम मिला। तो आपको पता है कि जब फॉसिल का नाम देते हैं तो आपको जो भी प्लांट का पार्ट मिलता है उस प्लांट के पार्ट को आप एक जीनस मान के नाम दोगे नया। अब जैसे कोई और साइंटिस्ट आता है उसको लीफ मिलती है तो वो लीफ को नया नाम देगा, वो अपने अकॉर्डिंग उसका नाम कुछ भी दे सकता है लीफ मान के उसको, मतलब जो जो पार्ट आपको मिलता है उसका नाम एक जीनस के रूप में दिया जाता है। तो बीरबल साहनी को स्टेम मिला, उन्होंने स्टेम को नाम दिया विलियम सोनिया सेवार्डियना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विलियम सोनिया सेवार्डियना किसका फॉसिल है, स्टेम, लीफ, रूट, तो ये स्टेम का फॉसिल है। अब ये भी पूछा हुआ इन्होंने डिस्कवरी कहां से की, तो राजमल हिल जो है झारखंड के अंदर है, वहां से इन्होंने विलियम सोनिया सेवार्डियना को खोजा था। ये चीज आप ध्यान रखना। अब ये भी ध्यान रखना फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी कौन है, जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रखना उसका नाम आएगा कुवियर, PYQ एग्जाम में पूछा हुआ है। फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान के जनक। अब कोई पूछे कि फादर ऑफ पेलियोबोटनी कौन है, वनस्पति के अंदर जीवाश्म के जनक कौन है, वनस्पति के अंदर जीवाश्म है, तो कैस्पर मोरिया वॉन स्टेनबर्ग। क्या नाम है, कैस्पर मोरिया वॉन स्टेनबर्ग, फादर ऑफ पेलियोबोटनी, मतलब ऐसी बोटनी, सॉरी ऐसे जीवाश्म जहां पर प्लांट का अध्ययन होता है, तो हमने कहा पेलियोबोटनी। उसके फादर कौन है, कैस्पर मोरिया वॉन स्टेनबर्ग। अगला आता है फादर ऑफ इंडियन पेलियोबोटनी, अभी मैंने आपको बताया बीरबल साहनी भाई साहब, जिन्होंने विलियम सोनिया सेवार्डियना की डिस्कवरी की थी। अगले साइंटिस्ट है हरगोविंद खुराना। क्या है, हरगोविंद खुराना। अब ये बड़े बड़े वाले हो गए, अब बिल्कुल छोटे साइंटिस्ट बच्चे अपने पीछे, ये बिल्कुल इनका काम कम कम है। हरगोविंद खुराना, इनकी फील्ड क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में इनका काम था। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या काम किया, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो ट्रिपलेट की फॉर्म के अंदर होते हैं, वो DNA और RNA के अंदर किस प्रकार से स्पेसिफिक एमिनो एसिड बनाते हैं, मैं समझाता हूँ इस लाइन को आपको। जैसे आपने देखा होगा प्रोटीन्स, इसको समझो आप, जैसे ये आपका कोई एक प्रोटीन है, सॉरी कोई ये mRNA है, इसके अंदर आपने देखा होगा ये कोई mRNA, इसमें जैसे ये आपने देखा ACGUACG। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बताया ये जो ट्रिपल, अब आपको पता है कि जो कोडोन होता है वो हमेशा 3 की सेट में होता है, ये एक कोडोन हो गया, ये दूसरा कोडोन हो गया। इन भाई साहब ने ये बताया ये जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड है ये आगे जाके कौन से एमिनो एसिड का निर्माण करेगा, इस कोडोन का स्पेसिफिक एमिनो एसिड होगा। इन्होंने ये बताया कि ये आगे चल के कैसे या कौन से स्पेसिफिक एमिनो एसिड का निर्माण करेगा। तो सीधी लाइन लिखी हुई है, एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट इन DNA या RNA डिटरमाइन स्पेसिफिक एमिनो एसिड। आया समझ में। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार लैब असिस्टेंट के अंदर, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एक आर्टिफिशियल जीन का निर्माण किया था, मतलब लैब के अंदर जीन का निर्माण करने वाला अगर कोई फर्स्ट साइंटिस्ट है वो कौन सा है, हरगोविंद खुराना साहब, भारत के थे ये। और इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1968 के अंदर, फिजियोलॉजी या मेडिसिन फील्ड के अंदर इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था आपके 1969 के अंदर। तो 1968 के अंदर दिया नोबेल प्राइज और 1969 में दिया पद्म विभूषण। ये कोई था पद्म विभूषण नहीं रखना, नोबेल प्राइज को याद रखना, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो नोबेल प्राइज एक वर्ल्ड लेवल का प्राइज होता है, इसलिए ध्यान क्या रखोगे। इन्होंने ये बताया कि कैसे ये न्यूक्लियोटाइड आगे जाके एमिनो एसिड बनाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन का निर्माण या सिंथेटिक जीन का निर्माण किस साइंटिस्ट ने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। ये आपके हो गए हरगोविंद खुराना। अगले साइंटिस्ट आते हैं सलीम अली, आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा। अगले साइंटिस्ट है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, आप खूब पढ़ते हो, जिनको हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जन्म का हुआ था बॉम्बे के अंदर हुआ था। टाइटल क्या है, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना पूछा हुआ है। इनकी बुक कौन कौन सी है, बुक के अंदर बर्ड नाम आ रहा है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में पाए जाने वाली पक्षियों के बारे में उन्होंने बताया। अगली बुक है इंडिया हिल्स बुक्स, ये हो गया। ये ध्यान रखना, राजस्थान जीके में कई बार सवाल पूछ रखा है
कि डॉक्टर सलीम अली का संबंध राजस्थान के किस अभ्यारण्य से रहा है, या डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य रहा है। तो ध्यान रखना इनका जो रहा हो केवलादेव घना पक्षी विहार जो आपके भरतपुर के अंदर है, इन्होंने वहां पे अपना कार्य किया था। अगले साइंटिस्ट हमारे कैलाश सांकला, आपको इनके बारे में सब पता है, कैलाश सांकला के बारे में ध्यान क्या रखोगे, ये भाई साहब हमारे जोधपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जोधपुर में। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट इतना है कि जोधपुर के थे, राजस्थान के तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। काम क्या किया? काम ये क्या, इनको हम द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं टाइगर मैन ऑफ? क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था 1973 के अंदर। आया समझ में? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, और 1973 के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। और ये इनकी बुक है टाइगर, द स्टोरी ऑफ द इंडियन टाइगर, रिटर्न ऑफ द टाइगर, वाइल्ड लाइफ ऑफ टाइगर। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया और प्रोजेक्ट टाइगर इन्होंने शुरू किया था, ये इसके अंदर हो गया। अगले साइंटिस्ट हमारे आते हैं रामदेव मिश्रा। क्या नाम है? रामदेव मिश्रा। आप सभी को पता है रामदेव मिश्रा कौन थे? रामदेव मिश्रा थे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। कौन थे? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। ये पीएचडी इन्होंने कहाँ से की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके गाइड कौन थे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके इंपॉर्टेंट, बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय बीएचयू है, वहां पर इन्होंने क्या किया था? स्टेबलाइज द टेक्निक, द टीचिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट इकोलॉजी। बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले इकोलॉजी का जो इकोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले किसने बनाया था? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने। मैंने ध्यान रखना इनका काम क्या है, इन्होंने बीएचयू के अंदर इकोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया था, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इनका मेन काम क्या है, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो देखो इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ये है इनका, ट्रॉपिकल कम्युनिटी एंड देयर सक्सेशन पैटर्न। जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उसके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था कि वहां पर सक्सेशन कैसे होता है। इसके साथ में इन्होंने ये भी अध्ययन किया कि वहां पर न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलती है, भू जैव केमिकल साइकिल कैसे चलती है, वहां पर कार्बन साइकिल, गैसीय साइकिल, ये सब साइकिल वहां कैसे चलती है। इन्होंने इन्होंने ये भी अध्ययन किया प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्होंने बताया कि उष्ण कटिबंधीय वनों का उत्पादन कैसे है, वहां उनकी उत्पादकता कितनी होती है, इन्होंने ये भी बताया। और इन्होंने ये भी बताया, और हाँ, इनके द्वारा नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की स्थापना की गई 1972 के अंदर। आफ्टर न्यू नेम, पहले कमेटी थी उसका नाम था नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972। आफ्टर न्यू नेम, इसका बाद में नेम चेंज किया गया, वर्तमान में इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984। तो 1972 में ये कमेटी बनी, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, किसके नेतृत्व में? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के। उसके बाद में इनका नाम चेंज किया गया 1984 के अंदर, नाम रखा नया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आया समझ में यहां तक आपको? अब आगे चलते हैं। ये इनके अवार्ड है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस फेलोशिप्स, और संजय गांधी अवार्ड, जो आपको पता है कि संजय गांधी अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगले साइंटिस्ट है वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन। आप सभी को पता है कि ये किस लिए जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन। तो ये आपके कहाँ के रहने वाले थे? वर्गीज कुरियन केरला के रहने वाले थे। इनकी डेथ हुई थी गुजरात के अंदर हुई थी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, श्वेत क्रांति के भारत में जनक कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने दूध पे काम किया था। इनका काम क्या है? लीडर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के ये नेतृत्व करता थे। को फाउंडर ऑफ द अमूल, अमूल एक डेयरी है जो अपन दूध लेते हैं प्रोडक्ट, जो अमूल डेयरी है उसके ये संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। और आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लूड, जो ऑपरेशन फ्लूड शुरुआत हुई थी वो इनके द्वारा शुरू किया गया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम था ऑपरेशन फ्लूड। लार्जेस्ट, देखो लिखा हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर या डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? ऑपरेशन फ्लूड। अब ये इनके अवार्ड है भाई, देखो अवार्ड, पद्म भूषण,
रमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री, वर्ल्ड फूड प्राइज। एक देखो हमने पहले पढ़ा था वहां पे MS स्वामीनाथन को मिला था फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, या इनको मिल रहा है, उनको मिला था 1987 के अंदर आई थिंक, इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 के अंदर। तो वर्गीज कुरियन को भी मिला है और MS स्वामीनाथन को भी मिला है। उसके बाद में ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम पूछी हुई है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वैसे आप ध्यान रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, स्थापना 1965, किसने की थी, इसका चेयरमैन कौन था, वर्गीज कुरियन। इनको चेयरमैन किसने बनाया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने वर्गीज कुरियन को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। अब अगले साइंटिस्ट हमारे आते हैं बंदा वासुदेव। कौन सा बंदा है, वासुदेव राव, बंदे का नाम है वासुदेव राव। क्या किया था, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे ये, इनकी डेथ 2004 में, सॉरी इन ये जो एक्टिव रहे ना, एक्टिव वो रहे 1970 से 2004 के बीच। काम क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया। मुर्गियों की जो खेती होती है हमारे भारत के अंदर, तो जो जो पोल्ट्री होती है, जो जहां पर मुर्गी से संबंधित काम होते हैं, जहां फार्मिंग होती है, तो फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया इनको कहा जाता है, फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इंडिया। तो किस बंदे ने मुर्गी पे काम किया था, मुर्गियों की खेती पे काम किया था, वासुदेव ने। फाउंडर ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल एग कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिटी, जब मुर्गियों पे काम कर रहे हैं तो एग से संबंधित या मुर्गियों से संबंधित जो जो कमेटी होगी उसके वो फाउंडर होंगे, उसके चेयरमैन होंगे वो। फिर इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक कॉलेज बनाई थी, एक इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, उसका नाम है ही आल्सो फाउंडेड ए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डॉक्टर BV राव इंस्टीट्यूशन ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आया समझ में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल एक ही बात है, बंदा वासुदेव राव, फादर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं बंदा वासुदेव राव। अगले साइंटिस्ट है प्रोफेसर विशंबरपुरी, विशंबरपुरी, इनके बारे में देख लो। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ, इनका जो काम था किस पे था, इनका काम था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्रूसीफेर का जो गाइनोसियम होता है, जो क्रूसीफर का जो गाइनोसियम होता है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। इस पे काम किया इन्होंने, क्रूसीफोर के गाइनोसियम के ऊपर इन्होंने काम किया था। इन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कुकर बिटेसी एंड अदर फैमिली, कुकर बिटेसी के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है, जो बीजा अंडान्यास होता है, उसका क्लासिफिकेशन दिया था। क्रूसीफेरी फैमिली के गाइनोसियम के बारे में बताया था। और मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फेरियर ओवेरी, जो इन्फेरियर ओवेरी होती है उसके अंदर भी इन्होंने उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। और इनकी बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी की हिस्ट्री बुक किसने लिखी थी, बॉटनी की हिस्ट्री बुक आपके लिखी थी, लिखने वाले थे प्रोफेसर विशंबरपुरी। मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनको अवार्ड दिए, वो इन अवार्ड के नाम है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले साइंटिस्ट आते हैं हमारे लिए गोपाल शंभुधरम नारायणा रामाचंद्रन। क्या नाम है, गोपाल शंभुधरम नारायणा रामाचंद्रन। आपने पढ़ा होगा अगर नेट की तैयारी की है तो, रामाचंद्रन प्लॉट। इन्होंने क्या बताया, ये आपके कोची के रहने वाले थे, ये ध्यान रखना, डिस्कवर्ड द ट्रिपलेट हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। रामाचंद्रन प्लॉट यूज फॉर प्रोटीन कॉन्फर्मेशन, समझा था लाइन में, प्रोटीन की कन्फर्मेशन संरचना के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, इनकी जो संरचना होती है उसके बारे में एक रामाचंद्रन प्लॉट होता है। आप वो पढ़ते हो, नेट की पढ़ोगे तब पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोटीन की कन्फर्मेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट यूज करते हैं। ये किसने दिया था, तो ये गोपाल सुब्रमण्यम नारायण रामाचंद्रन ने अपने नाम से दिया था, रामाचंद्रन प्लॉट। आपको ऐसे पूछ सकता है कि प्रोटीन की कन्फर्मेशन के बारे में बताने वाले भारत के साइंटिस्ट कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना, रामाचंद्रन। अगले प्रोफेसर सतीश चंद्र माहेश्वरी एंड शिप्रा गुहा। आप सभी को पता है, क्वेश्चन कई बार आ रखा है, सतीश चंद्र माहेश्वरी एंड शिप्रा गुहा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एंथर कल्चर किया था, एंथर कल्चर या एंड्रोगेनिक। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है प्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम पोलन ग्रेन। और जो ये देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जो ये मैं काट रहा हूं यहाँ पर, इसका नाम है धतूरा आइनोक्सिया, धतूरा आइनोक्सिया।
देखो एक प्लांट है जिसका नाम है धतूरा आइनोक्सिया। धतूरा प्लांट की स्पीसीज है आइनोक्सिया। तो धतूरा आइनोक्सिया का इन्होंने पोलन ग्रेन लिया। आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन होता है ये हैप्लोइड होता है। इस हैप्लोइड पोलन ग्रेन को यूज करके इन्होंने हैप्लोइड प्लांट बनाया। क्या बनाया? हैप्लोइड प्लांट बनाया। तो हैप्लोइड पोलन ग्रेन को यूज करके हैप्लोइड प्लांट का इन्होंने फॉर्मेशन किया। किसने किया? सतीश चंद्र माहेश्वरी और शिप्रा गुहा ने। ये चीज एग्जाम में पूछी हुई है कि सर्वप्रथम हैप्लोइड प्लांट किसने बनाया था। ये कई बार पूछा हुआ है और अब क्या पता अगली बार पूछ ले कौन से प्लांट से पोलन ग्रेन लिए। तो धतूरा एनोक्सिया से लिए थे। ये हो गया आपके यहां तक। अब देखो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, आपको पता होगी सब ये। 17 नंबर के ऊपर है फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। तो आपको पता है एमओपी अयंकर। अब एमओपी की फुल फॉर्म क्या देख लेना, मंड्यानम ओसरी पार्था सारपति अयंकर। ये एमओपी अयंकर फादर ऑफ एल्गोलॉजी। अगला फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर शिवराम कश्यप। किसके गुरु थे? पेलियो बॉटनी वाले साइंटिस्ट के, बीरबल साहनी के गुरु थे ये प्रोफेसर शिवराम कश्यप। फिर है फादर ऑफ इंडियन टेरिडोफाइटा प्रोफेसर एस एस बियर। फादर ऑफ इंडियन जिम्नोस्पर्म पी डी डोगरा। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटोमी प्रोफेसर पी जयरामन। अगला है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एडविन जॉन बटलर। फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी ई जे बटलर। और अगला आता है, ये एक ही बात है ना, एडविन जॉन बटलर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। फिर मैंने नीचे लिखा है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी एडविन जॉन बटलर। इसका शॉर्टकट है ई जे बटलर। ई जे बटलर। क्या पता है एग्जाम में सब ईजे दे दे और ऐसे फुल फॉर्म दे दे एडविन जोहन। ध्यान रखना ईजे की फुल फॉर्म एडविन जोहन। अगला फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी धरणी धर अवस्थी लाइकेनोलॉजी के। अगला है फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी हेनरी सांताना पाऊ। अगला है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्गी। यहां तक आया समझ में? इस पॉइंट ये लो, ये तो सब थे हमारे भाई भाई थे, मतलब जो मेल थे। बायोलॉजी में क्या उनका पार्टिसिपेशन था। अब आती है हमारी फीमेल। फीमेल ने क्या क्या बायोलॉजी में काम किया। ऐसा तो है नहीं कि सब मेल ने काम किया, फीमेल ने भी काम किया है बायोलॉजी के अंदर। तो फीमेल साइंटिस्ट कौन कौन से है? सबसे पहले साइंटिस्ट आती है जिनका नाम है असीमा चटर्जी। क्या नाम है? असीमा चटर्जी। फीमेल साइंटिस्ट जिनका इंडिया के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है, पहला है असीमा चटर्जी। इन्होंने क्या किया? डेवलप्ड एंटी मलेरियन एंड एंटी कैंसर ड्रग्स फ्रॉम प्लांट। प्लांट से सबसे पहले एंटी मलेरियल और एंटी कैंसर ड्रग्स को किसने डेवलप किया? असीमा चटर्जी ने। 2 नंबर पे कमला सोहनी। इन्होंने क्या किया? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने पीएचडी की है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने पीएचडी प्राप्त की है डिग्री, वो आपके करने वाले थे कमला सोहनी जी थे। तीसरी है इंदिरा हिंदुजा। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको। इंदिरा हिंदुजा मैंने आपको अभी क्लास पूछा था, फर्स्ट टाइम आईवीएफ टेक्नोलॉजी डेवलप इन इंडिया। तो सबसे पहले आईवीएफ टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले इंदिरा हिंदुजा थे जिन्होंने एनिमल्स के अंदर की थी। तो आजकल हम देखते हैं ह्यूमंस के अंदर आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ। और प्लांट के अंदर किसने की थी? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी ने की थी। अब अगले साइंटिस्ट है जानकी अमाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जानकी अमाल। ये मुझे याद आ रहा, मेरे एक फ्रेंड का इंटरव्यू था, उन्हें ये पूछा गया था कि इंडिया के अंदर बॉटनी के अंदर कोई फीमेल साइंटिस्ट के नाम बताओ जिनका फील्ड बॉटनी है। तो उनमें एक ये थे जानकी अमाल। तो इन्होंने इनका काम किस पे था? काम था प्लांट की जेनेटिक्स के ऊपर था। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने डेवलप किया था हाई यील्ड शुगर कैन वेराइटी। उसके बाद और इन्होंने क्या किया? और इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन फीमेल टू अर्न पीएचडी इन बॉटनी। ये भारत की पहली महिला थी जिसको बॉटनी के अंदर पीएचडी मिली थी। अब मैं आपको पूछ लूं कि भारत की पहली फीमेल कौन सी जिसको बायोकेमिस्ट्री मिली है, तो मैंने आपको ऊपर बता रखा है, कमला साहनी करके जो थे उनको भारत के अंदर बायोकेमिस्ट्री मिली थी, कमला सोहनी। और जानकी अम्माल को बॉटनी के अंदर। अगले साइंटिस्ट है आदित्य पंत। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओशियन इकोसिस्टम, जो समुद्र होते हैं उसके इकोसिस्टम के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। और अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर अगर कोई फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट है वो आपके कौन थी? आदित्य पंत थे। अगले कविता सिंह, स्टडी प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक्स वेरिएशन। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसका ध्यान रखना। अगले साइंटिस्ट है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस इंपॉर्टेंट क्या है?
इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अग्नि मिसाइल है इसके अंदर इन्होंने इनका इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले रोल इन अग्नि मिसाइल, इसलिए इनको बोलते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। अगले साइंटिस्ट है सुधा वर्गी, वर्क ऑन एंजाइम रिसर्च, इन्होंने एंजाइम पे काम किया था, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राधिका मेनन, इन्होंने वर्क ऑन ओशियन कंजर्वेशन एंड कोरल रीफ, कोरल रीफ और ओशियन इकोसिस्टम का कैसे कंजर्वेशन किया जाए इसके ऊपर काम करने वाले थे राधिका मेनन आपके। तो फीमेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट आपके है टेसी थॉमस, ये इंपॉर्टेंट है। कविता सिंह इतने नहीं है। ये अदिति पंत वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। जानकी अम्बाल के संपूर्ण पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा हिंदुजा इंपॉर्टेंट है। कमला साहनी इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, असीमा चटर्जी। तो ये आपका था टॉपिक, एंशियंट जो बायोलॉजिस्ट है उसके ऊपर ये टॉपिक था। अब पूरा हो गया, मैंने 35 या 34 तक आपको मैंने साइंटिस्ट पूरे करा दिए। अब अगर मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर ये टॉपिक क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा, 99% नहीं जाएगा। अब 1% चला भी गया तो आप जो बाकी वाले टॉपिक पढ़ोगे, जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहाँ जो जो इंडिया के साइंटिस्ट हो उनके बारे में आप लोग देख लेना। अब जो इसके बाद जो अपन अगली क्लास लेके आएंगे 1-2 दिन में, वो लेके आएंगे जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है प्लांट सेक्स डिटरमाइनेशन। वो मैं पूरा आपको यहाँ हैंड रिटन लिख के बताऊंगा। एक क्लास का टॉपिक होगा, अपन पूरा कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा प्लांट सेक्स डिटरमाइनेशन। जिस प्रकार से एनिमल में सेक्स का डिटरमाइनेशन होता है वो प्लांट में कैसे होता है अपन वो देखेंगे। तो आज की क्लास अपन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास प्लांट सेक्स डिटरमाइनेशन के अंदर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ निकाल देना, मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से निकाल के फिर उसको पढ़ लेना आप। थैंक यू।